अगला टॉपिक है आरएलसी परिपथ श्रेणीक्रम अनुनाद की स्थिति में सीरीज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट। यहाँ पे फिर से आर एल और सी को, इन तीनों को श्रेणी क्रम में इस एसी स्रोत के साथ जोड़ा गया है। इस परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति हमें देखनी है, पोजीशन ऑफ रेजोनेंस। तो देखो, रेजोनेंस के लिए या फिर अनुनाद की स्थिति के लिए जो धारा होगी वो अधिकतम होगी, वो मैक्सिमम होगी। मतलब जब करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो धारा का परिमाण है, वो मैक्सिमम होगा, तभी हम रेजोनेंस की कंडीशन इसके लिए बोलते हैं। अब करंट के मैक्सिमम होने के लिए जो प्रतिबाधा है उससे न्यूनतम होना होगा, तो प्रतिबाधा तब न्यूनतम होनी चाहिए अगर धारा हमें अधिकतम चाहिए। अब जेड के लिए जो हमने आरएलसी परिपथ में फॉर्मूला पढ़ा है वो है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। जेड मिनिमम के लिए, अब यहां से इस फॉर्मूले से हमें समझ में आता है कि जब एक्सएल और एक्ससी इन दोनों को बराबर कर देंगे तो जेड का वो न्यूनतम मान होगा और वो आर के बराबर होगा। तो न्यूनतम जेड के लिए एक्स एल बराबर होना चाहिए एक्स सी के। तो इसे हम कह सकते हैं ये अनुनाद की स्थिति है। जब भी एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में बराबर होंगे उसे हम अनुनाद की स्थिति बोलेंगे। और ये इस कंडीशन के लिए जो जेड मिनिमम आएगा वो यहाँ पे आर के बराबर होगा। मीन्स जो न्यूनतम प्रतिबाधा होती है आरएलसी परिपथ की वो प्रतिरोध के परिमाण के बराबर होती है। और जो इसमें धारा का मान आएगा आई मैक्सिमम, करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगी और V बाई जेड होनी चाहिए जो कि V बाई आर हो जाएगी। ये यहाँ पे धारा का जो अधिकतम मान है। जनरल फॉर्म में जो धारा होती है वो I इज इक्वल टू V बाई जेड होती है, क्योंकि यहाँ पे जेड आर के बराबर है, तो जो अधिकतम धारा होगी वो V बाई आर के बराबर होगी। मतलब यूं हम कह सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो आरएलसी परिपथ है ये केवल आर परिपथ की तरह बिहेव करता है। और जब एक्सएल बराबर एक्स सी होगा, ये अपन ने आरएलसी परिपथ में भी पढ़ा था 3 फेजर डायग्राम के थ्रू, जिसमें एक बार एक्सएल को बढ़ा लिया था, एक बार एक्स सी को ग्रेटर लिया था और तीसरी बार एक्सएल बराबर एक्स सी लिया था। तो ये बेसिकली जो तीसरी वाली स्थिति थी ये अनुनाद की ही स्थिति होगी। तो यहाँ पे वी एल और वी सी ये दोनों आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से केवल वी आर बचता है और वी आर की दिशा हमेशा करंट की ही तरफ होती है। तो जो कुल विभव आएगा वो इस वाले केस में केवल वी आर के ही बराबर होता है और जो कलांतर आता है विभव और धारा के बीच में वो फाई के बराबर होता है। तो इसके लिए अगर श्रेणी क्रम में आरएलसी परिपथ होगा तो हम उसके लिए ये फेजर डायग्राम बनाते हैं और इसमें फाइनली जो विभव आएगा वो हमेशा वी आर के ही बराबर होता है। अब हमें अनुनाद आवृत्ति देखनी है यहाँ पे। तो देखो, अनुनाद आवृत्ति के लिए जो कंडीशन अपन ने लिखी है वो है एक्स एल बराबर एक्स सी। अब एक्स एल को हम यहाँ पे ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा आर में लिख दे रहा हूँ, ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी, या फिर हम इसे ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी लिख सकते हैं, जिससे कि ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी आ जाएगा। ये ओमेगा यहाँ पे अनुनाद आवृत्ति होगी, लेकिन ये कोणीय आवृत्ति है यहाँ पे। अब सिंस ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट आल एल सी, इस ओमेगा आर को हम 2 पाई न्यू आर लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगा, जिससे फाइनली न्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे अनुनाद आवृत्ति के 2 फॉर्मूले पढ़े, जिसमें पहला वाला अनुनाद कोणीय आवृत्ति है और दूसरा वाला रैखिक आवृत्ति होगी। तो ये न्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट आल सी, एल सी है, आल सी नहीं होगा, ये एल सी होगा। अब न्यू आर जो है
ये अनुनाद आवृत्ति है। इसका जो मतलब है वो हम यहाँ से समझ रहे हैं। मतलब ये जो हमने यहाँ पे एसी सोर्स लगा रखा है, इस सोर्स में जो हम ओमेगा यूज़ कर रहे हैं, ये आवृत्ति अगर अनुनाद आवृत्ति के बराबर होगी तो एक्सएल और एक्ससी यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब एल का मान और सी का मान चाहे जो मर्जी हो, इन दोनों के लिए अगर ये ओमेगा अनुनाद आवृत्ति होगा तो एक्सएल बराबर एक्ससी होगा। तो मतलब इन दोनों का जो कुल प्रभाव होगा, जो नेट इफेक्ट होगा, वो जीरो हो जाएगा विभव के रिस्पेक्ट में। मतलब जो भी यहाँ पे कुल विभव होगा वो सारा का सारा विभव यहाँ पे केवल प्रतिरोध पे ही जाएगा, वो सारा का सारा प्रतिरोध पे ही ह्रास होगा। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि उस स्थिति में ये केवल आर परिपथ की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि V जो होगा वो केवल प्रतिरोध के विभव के बराबर होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हमें लिखनी है। फर्स्ट है, अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर है तो फिर एक्सएल बराबर एक्ससी, यही अपन ने अनुनाद की स्थिति पढ़ी है। इसके लिए जो जेड था वो आर के बराबर आ रहा है और जो फाई का मान है वो है 0। तो हम इसे आर परिपथ कह सकते हैं, मतलब ये प्रतिरोध परिपथ की तरह बिहेव करता है। सेकंड कंडीशन, अगर हम ओमेगा की वैल्यू लेस देन ओमेगा आर ले लें, साथ ही साथ में ब्रैकेट में न्यू इज इक्वल टू न्यू आर भी लिए चल रहा हूँ और यहाँ पे न्यू लेस देन न्यू आर है। अब देखो, अगर न्यू का मान न्यू आर से कम होगा तो एक्सएल और एक्ससी में से यहाँ से आप देख सकते हो एक्सएल जो होगा वो ओमेगा इंटू एल और एक्ससी का मान 1/ओमेगा सी है। अब अगर हम ओमेगा का मान अनुनाद से घटाएंगे तो ये कम हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सएल का मान छोटा हो जाएगा एक्ससी से, तो ये आरसी परिपथ की तरह हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आरसी परिपथ की तरह बिहेव करेगा क्योंकि सी डोमिनेट कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हमें पता है कि फाई जो होता है वो 0 से 90 के बीच में ही आता है। जो कलांतर होगा वो हमेशा 0 से 90 के बीच में आता है आरसी परिपथ के लिए। और इसमें जो वी होता है वो पीछे चलता है, वी लैग करता है करंट से अगर आरसी परिपथ है। तीसरी जो स्थिति है वो अगर ओमेगा का मान ओमेगा आर से बढ़ा दिया जाए, या यूं कह सकते हैं कि न्यू आर से ज़्यादा है, तब यहाँ पे एक्स एल ग्रेटर हो जाएगा एक्स सी से और ये अब आर एल परिपथ की तरह बिहेव करेगा। मतलब कलांतर जो आएगा वो फिर से 0 से 90 के बीच में ही होगा, लेकिन अब जो विभव है वो लीड करने लग जाता है, अब विभव धारा से आगे चलता है। तो इनमें से जो पहली वाली स्थिति हमने यहाँ पे बनाई है, इस वाली स्थिति में आर परिपथ होगा जब रेजोनेंस होगा, जब अनुनाद की स्थिति है। ये अनुनाद की स्थितियां नहीं होगी। अगर आवृत्ति अनुनाद से कम होगी तो आरएलसी परिपथ में सी जो होगा वो डोमिनेट करेगा, मतलब ये आरसी परिपथ की तरह बिहेव करेगा। और जब भी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाएगी, आवृत्ति अनुनाद आवृत्ति से ज़्यादा होगी, तो ये आरएल परिपथ की तरह बिहेव करने लग जाता है। तब वोल्टेज करंट से आगे चलने लग जाएगी। अब हमें कुछ ग्राफ बनाने हैं जिसमें सबसे पहले जेड और ओमेगा के बीच में ग्राफ। तो जेड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो √r² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर होता है, या फिर हम इसे इज इक्वल टू √r² प्लस ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम करंट के लिए ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो I इज इक्वल टू V/Z है, जिसे हम V डिवाइडेड बाई Z इज इक्वल टू √r² प्लस ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर होगा ये। अब ओमेगा को हमें 0 से इनफाइनाइट के बीच में इंक्रीज करना है और देखना है कि कैसे ग्राफ यहाँ पे वेरी करेगा। तो सबसे पहले मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, ये एक पहली पोजीशन है। अगर ओमेगा 0 है तो इसी को हम डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब यही होता है कि जिसमें ओमेगा 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है, जिसमें एक नियत करंट जो धारा होगी वो फ्लो हो रही होगी यहाँ पे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 बेसिकली डायरेक्ट करंट होती है, जिसमें धारा परिवर्ती नहीं हो रही होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी।
अब एक्स एल का जो फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू ओमेगा एल है, जो इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होगा यहाँ पे, प्रेरकत्व जो प्रतिघात होगा वो तो 0 आएगा। और एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी है। ओमेगा के 0 होने पे ये इन्फाइनाइट हो जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जो प्रतिघात होता है संधारित्र का वो अनंत हो जाएगा, मीन्स डीसी को ब्लॉक करता है संधारित्र, लेकिन डीसी को फ्लो होने देता है प्रेरकत्व, क्योंकि प्रेरकत्व का 0 आ रहा है यहाँ पे प्रतिबाधा या प्रतिघात, जब और संधारित्र का इन्फाइनाइट आ रहा है। तो संधारित्र डीसी को ब्लॉक करता है लेकिन इंडक्टर नहीं। सेकंड वाली कंडीशन में मैं ओमेगा का मान इनफाइनाइट ले रहा हूँ, ये एसी ही होगी। और एक ऐसी एसी जिसके लिए फ्रीक्वेंसी, देखो इन्फाइनाइट तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेकर के चल रहे हैं, एक ऐसी ऑल्टरनेटिंग करंट ली है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फाइनाइट यूँ कह सकते हैं। अब जो एक्स एल आएगा यहाँ पे, ये इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो ये अब अनंत हो जाएगा। एंड एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी है, तो ये इज इक्वल टू अब 0 हो जाएगा। तो मीन्स जितनी आवृत्ति बढ़ती जाएगी एक्सएल का, यहाँ से हमें समझ में आता है एक्सएल के लिए एक्सएल का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब प्रेरकत्व का जो प्रतिघात होगा वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ने के साथ बढ़ता है, जबकि आवृत्ति बढ़ने के साथ संधारित्र का जो प्रतिघात है वो घटता है। संधारित्र केवल डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को ब्लॉक नहीं करता। अब अगर हम जेड लिखें यहाँ पे, तो देखो जेड इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे फॉर्मूले में एक्सएल भी आता है और एक्ससी भी आता है। पहले वाले केस में एक्सएल 0 होगा पर ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जेड इन्फाइनाइट होगा। सेकंड वाले केस में फिर से जेड इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले केस में अब एक्सएल इन्फाइनाइट होगा और एक्ससी 0, मतलब जब आवृत्ति 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तब भी ये इन्फाइनाइट आएगा, और जब फ्रीक्वेंसी को इन्फाइनाइट कर देंगे तब भी ये इन्फाइनाइट आएगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबाधा है वो अनंत के बराबर होगी, और जो करंट आएगी वो इज इक्वल टू 0 होगी। अगर 0 से, फ्रीक्वेंसी के 0 से इन्फाइनाइट के बीच में देखें, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल बढ़ेगा और एक्ससी कम होगा। तो जो ग्राफ इनके बीच में आएगा, अगर जेड का हम ग्राफ देखें तो आवृत्ति के 0 होने पे इन्फाइनाइट होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे ये कम होता चला जाता है। किसी एक आवृत्ति पे ये न्यूनतम होता है, और ये जो न्यूनतम आता है इसका मान हमें पता है, ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये आर के बराबर होता है प्रतिरोध के, जेड मिनिमम। और ये तब होता है जब अनुनाद आवृत्ति हो। तो अनुनाद आवृत्ति ये है, अनुनाद आवृत्ति पे जो जेड है, प्रतिबाधा है, वो निम्नतम होती है और केवल प्रतिरोध के परिमाण के बराबर होती है। अब फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो ये फिर से आगे यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएगा, और फिर अनंत होने पे, इन्फाइनाइट होने पे फ्रीक्वेंसी के मान के, ये भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। करंट इससे एग्जैक्टली अपोजिट है। जब ओमेगा 0 है तो करंट 0 है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रही है, और अनुनाद आवृत्ति पे जाकर के करंट मैक्सिमम हो जा रही है, फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये कम होने लग जा रही है, और अनंत फ्रीक्वेंसी पे जाकर के ये 0 हो जाएगी। इधर ये मान V/R के बराबर ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये पहला वाला जो ग्राफ है वो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में है, धारा और आवृत्ति के बीच में, और जो दूसरा ग्राफ है वो यहाँ पे इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी, या कह लीजिए कि ये प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच में दूसरा ग्राफ है। अब इसमें ये जो पोजीशन था, जो पॉइंट अपन ने बना रखा है, इसमें ये अनुनाद की स्थिति है, यहाँ पे ये अनुनाद की स्थिति है। तो मैं जेड वाले केस में देख रहा हूँ, इससे आगे वाले पार्ट के लिए ओमेगा ग्रेटर होगा ओमेगा आर से, और इस वाले पार्ट के लिए ओमेगा लेस होगा ओमेगा आर से। और पिछले वाले टॉपिक में अपन ने देखा था कि अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर है तब तो आर परिपथ की तरह बिहेव करता है, ओमेगा लेस होने पे आर सी परिपथ, और ओमेगा के ग्रेटर होने पे ओमेगा आर से ये आर एल परिपथ हो जाता है। मतलब यहाँ से आगे इधर वाला जो पार्ट होगा इसमें हम कह सकते हैं कि ये आर एल परिपथ की तरह बिहेव करेगा, और जो पहले वाला पार्ट है इसमें ये यहाँ पे आर सी परिपथ की तरह इसका व्यवहार रहता है, और एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट था इस पे ये आर परिपथ की तरह बिहेव करता है, जो अनुनाद आवृत्ति है यहाँ पे।
तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। पहला धारा और आवृत्ति के बीच में है, जबकि दूसरा वाला जो ग्राफ है वो इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में है। अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आवृत्ति के साथ अलग अलग सारे ग्राफ हमें बनाने हैं। अगर केवल आर परिपथ है तो केवल आर पथ के लिए जो जेड होगा वो आर के ही बराबर होता है। इसमें हमें पता है जेड बराबर आर होता है, हमेशा ये आर के ही बराबर रहेगा। आवृत्ति से कोई लेना देना ही नहीं इसका। आप आवृत्ति बढ़ाते जाइए, प्रतिरोध जो होगा वो उतना ही रहेगा आर, वो आवृत्ति पे डिपेंड ही नहीं करता। सेकंड वाले केस में जब एल परिपथ के लिए निकालना है तो जेड का फॉर्मूला यहाँ पे एक्स एल होता है और वो बराबर ओमेगा एल है। मतलब ओमेगा जीरो तो जीरो होगा और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका परिमाण भी बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा ये लीनियर, इसमें जो इंक्रीजिंग है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ जेड का मान बढ़ेगा। अगर सी परिपथ हम देखें तो सी परिपथ में जेड इज इक्वल टू एक्स सी होता है जो इक्वल टू 1/ओमेगा सी है। अब इसमें अगर हम ओमेगा जीरो पुट करेंगे तो जेड जो होगा वो इन्फिनिट आएगा और ओमेगा के इन्फिनिट होने पे जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हाइपरबोलिक शेप जैसा आएगा कुछ, ठीक है, जो ओमेगा के जीरो होने पे इन्फिनिट और जब ओमेगा इन्फिनिट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा घटते हुए। इसी को अगर करंट इन तीनों के ग्राफ देखते हैं हम यहाँ पे धारा के साथ, तो पहले वाले में फर्स्ट वाले में आई जो होगा करंट कांस्टेंट रहेगी और ये V/R के बराबर होगी। सेकंड वाले में आई जब जेड जीरो होगा तो करंट इन्फिनिट होगी और जैसे जैसे यहाँ जेड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट यहाँ पे कम होती चली जाएगी। मतलब आई का फॉर्मूला हम हमेशा V/Z ही यूज़ करेंगे। पहले वाले केस में I इज इक्वल टू V/Z जो कि V/R के बराबर होगा। दूसरे वाले में ये V/XL के बराबर होगा जिसे हम इज इक्वल टू V/ओमेगा L लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो ये हाइपरबोला ग्राफ आएगा। तीसरे वाले केस में फिर से I इज इक्वल टू फॉर्मूला V/Z होता है। यहाँ पे I इज इक्वल टू V/Z, इसे हम इज इक्वल टू V/XC लिख सकते हैं जो इज इक्वल टू V इंटू ओमेगा सी आ जाएगा। और यहाँ पे अब I प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब इसके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। जब जेड का मान इन्फाइनाइट है तो करंट जीरो होगी और जब जेड खुद जीरो हो जाएगा तो करंट ये इन्फाइनाइट पहुंच चुकी होगी। ये तो अगर इंडिविजुअली पृथक रूप से आर एल या सी को जोड़ा जाता है इसी स्रोत से तब के लिए हो गया। अब अगर कंबाइंड फॉर्म में आ जाएं, सबसे पहला आर एल परिपथ है, दूसरा आर सी और तीसरा एल सी। तो आर एल परिपथ के लिए फिर से जेड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर जो कि ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। सेकंड वाले के लिए ये जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी जो कि 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। तीसरे वाले केस में यहाँ पे जेड इज इक्वल टू सीधे एक्सएल डिफरेंस एक्स सी था जो इज इक्वल टू ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा सी होता है। अब अगर इनमें ग्राफ बनाया जाए तो सबसे पहले जेड का ओमेगा के साथ, तो यहाँ से दिख रहा है अगर हम ओमेगा को जीरो कर देते हैं, ये ओमेगा को हम जीरो रख दें तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा जिससे जेड बराबर आर आएगा। तो जब ओमेगा जीरो है तो ये जेड आर के बराबर होगा और जैसे जैसे हम ओमेगा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो प्रतिबाधा होगी वो बढ़ती चली जाएगी। सेकंड वाले केस में फिर से अगर हम ओमेगा को जीरो रख देते हैं तो ये वाला टर्म इन्फिनिट हो जाएगा जिससे ये जेड इन्फिनिट आएगा और ओमेगा बढ़ने के साथ जेड का मान कम होता चला जाएगा जो लास्ट में जैसे जैसे हम ओमेगा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जेड का मान कम होता चला जा रहा है और ओमेगा के इन्फाइनाइट होने पे इसका जो मान आएगा वो जेड इज इक्वल टू आर बचेगा क्योंकि ओमेगा इन्फाइनाइट होगा तो 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर को हम जीरो कह सकते हैं, तब ये जेड इज इक्वल टू आर आ जाएगा तो ये आर के बराबर होगा। तीसरे वाले केस में फिर से ओमेगा के डायरेक्टली और ओमेगा के इन्वर्सली दोनों टाइप से प्रोपोर्शनल में आ रहा है। जेड प्रोपोर्शनल टू ओमेगा भी है और जेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा भी। और ऐसे केस में हमें पता है कि पहले जेड का मान कम होता चला जाएगा और फिर बढ़ेगा। अब इसमें यहाँ पे जो अनुनाद आवृत्ति आएगी जिसको अपन ओमेगा आर बोलेंगे, तो ओमेगा आर पे हमें पता है कि ये दोनों आपस में एक्सएल और एक्ससी जीरो हो जाते हैं तो ओमेगा आर आवृत्ति पे आगे जीरो हो जाएगा। शुरुआत में इन दोनों में से
ओमेगा के जीरो होने पे एक्स सी अनंत होगा, और जब ओमेगा अनंत हो जाएगा तब एक्स एल अनंत हो जाएगा। तो ओवरऑल जीरो पे भी अनंत होगा और ओमेगा के अनंत होने पे भी जेड का मान अनंत हो जाएगा। तो इसके ग्राफ में अगर हम ओमेगा को जीरो से इन्फिनिट तक बढ़ाएंगे, शुरुआत में जेड का मान अनंत होगा, घटता चला जाएगा, अनुनाद आवृत्ति पे जीरो हो जाएगा और उसके बाद फिर से बढ़ते हुए अनंत पे पहुंच जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम धारा के करंट के लिए बनाते हैं ग्राफ, तो हम पहले वाले में कह सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। तो v बाई जेड को यहाँ पे हम v डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी से अगर कंपेयर करें, जब जेड का मान आर होगा, यहाँ पे जेड यहाँ पे आर के बराबर होगा, तब आई इज इक्वल टू यहाँ पे वी बाई आर आएगा। वो एक मान अपन ये ले लेते हैं, कोई भी एक मान है। जैसे जैसे जेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो करंट होगी वो कम होती चली जाएगी, और जब ये जेड इन्फिनिट पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे जो करंट होगी वो फाइनली जीरो हो जाएगी। तो ये इसका कुछ ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे ये v बाई आर होगा, v बाई आर से स्टार्ट होगा जब ओमेगा जीरो है। तो ऊपर अपन को दिख रहा है कि जेड का मान आर के बराबर है, तो ये v बाई आर जेड बढ़ने के साथ साथ ये कम होती चली जाएगी, और जब जेड इन्फिनिट होगा तो ये जीरो हो जाएगा। सेकंड वाले में शुरुआत में जेड इन्फिनिट है तो करंट जीरो होगी, जैसे जैसे जेड कम होता चला जाएगा वैसे वैसे करंट का जो परिमाण होगा वो बढ़ता चला जाएगा, और सबसे लास्ट जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ई बाई आर आ जाएगी। मतलब सबसे जो ग्रेटर मान है वो ई बाई आर है। तीसरे वाली स्थिति में जेड शुरू में जीरो है तो इनफाइनाइट जेड शुरू में ओमेगा के जीरो होने पे इनफाइनाइट है तो करंट जीरो होगी। जैसे जैसे जेड कम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे करंट बढ़ती जाएगी, और इसके जीरो होने पे करंट इनफाइनाइट चली जाएगी। इसलिए मैंने इससे आगे का ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि इनफाइनाइट को जा रहा है, और फिर इनफाइनाइट से ही कम होता हुआ ओमेगा के इनफाइनाइट होने पे करंट फिर से जीरो हो जाएगी। तो ये इन्हीं तीनों के आर एल परिपथ, आर सी परिपथ और एल सी परिपथ के लिए जेड और ओमेगा के बीच ग्राफ बनाए, और आई और ओमेगा के बीच में हमने यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं। अब आर एल सी परिपथ देखते हैं, जिसका ग्राफ अपन जेड का पहले ही बना चुके हैं। इसमें मैंने क्या किया है, जेड में सारे टर्म अलग अलग कर दिए हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है ब्लू कलर से, ये जेड है, और जेड और ओमेगा के बीच का जो ग्राफ हमने पढ़ा वो कुछ ये था, इन्फिनिट से डिक्रीज होते हुए आर तक आता है और फिर इन्फिनिट तक चला जाता है। तो इसमें सारे ग्राफ एक साथ बना दिए। ये जेड का ग्राफ है, जो ग्रीन कलर से मैंने बना रखा है ये वाला कैपेसिटेंस का, मतलब ये एक्स सी का ग्राफ है, ये वाला एक्स एल का ग्राफ है, और ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है। ये सारे अपने ऊपर इंडिविजुअली पढ़े, ये सारे ग्राफ हैं। यहाँ पे ये आर के लिए, एल के लिए, सी के लिए, फिर ये कॉम्बिनेशन के लिए हैं। तो यहाँ पे अब ये आर का, ये एक्स सी का, ये वाला एक्सएल के मैंने तीनों एक साथ ये ग्राफ बना दिए हैं। ये जेड का ग्राफ होगा। ऐसे ही सेकंड वाले में भी हम कह सकते हैं कि जेड ग्रीन वाला सी के लिए है, एक्स सी का ग्राफ, और ये एक्स एल और ये आर का ग्राफ है। फर्दर जेड का ग्राफ ये है, एक्स सी का ग्राफ, एक्स एल का ग्राफ, और ये रेजिस्टेंस का ग्राफ। बस तीनों में आपको जो डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो आर है। यहाँ पे भी देखो आर को ही हर बार ये कट करके जाएगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, उस कंडीशन में जेड बराबर आर होता है। जेड का न्यूनतम मान आर होगा। तो हर केस में आपको दिख रहा होगा ये ब्लू लाइन को टच करके जा रहा है, लेकिन पहले वाले केस में मैंने यहाँ पे आर इक्वल टू एक्स एल इक्वल टू एक्स सी ले लिया है अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति में आपको पता है कि एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हर बार होगा। तो यहाँ पे फिर से ये अनुनाद की स्थिति है, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें एक्सएल और एक्ससी का मान जो अनुनाद स्थिति के लिए आ रहा है वो यहाँ पे लेस है आर से, ये वाली वैल्यू आर है यहाँ पे। ऐसे ही तीसरे वाली कंडीशन में फिर से अनुनाद की स्थिति के लिए एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होगा, लेकिन इनका जो परिमाण है वो रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल कंडीशन है। तीनों में एक्सएल और एक्ससी तो आपस में बराबर ही होंगे। पहले वाले में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी के साथ साथ रेजिस्टेंस के भी बराबर है, मतलब इसमें
प्रतिरोध जो है वो XL और XC के बराबर है अनुनाद की स्थिति के लिए। इसमें प्रतिरोध का मान अनुनाद की स्थिति में जो XL और XC का मान आएगा उससे ग्रेटर है, और तीसरे वाले में प्रतिरोध का मान अनुनाद की स्थिति के XL और XC के तुलना में कम है। अब ये हमें पता है कि XL और XC ओमेगा के परिवर्तित होने पे परिवर्तित होते हैं, जबकि प्रतिरोध नियत बना रहता है। तो ये इस 3 तरीके से जेड के ग्राफ आ सकते हैं। एक साथ सारे ओमेगा आर के लिए सारे एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इसमें जेड ऊपर ही रहेगा, एक्सेल और एक्सी से ज़्यादा ही रहेगा, और इसमें एक्सेल और एक्सी के कटान पॉइंट से ये नीचे आ जाएगा। अगला टॉपिक है प्रभावी धारा। प्रभावी धारा का मतलब ये है जब तक धारा किसी भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए आरएमएस मान से अधिक रहेगी उसे प्रभावी धारा बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है करंट आई और ओमेगा के बीच में, तो इसमें ये आई नॉट बाई √2 और ये इसकी जो पीक वैल्यू जो अधिकतम मान है आई नॉट है। तो आई नॉट अगर पीक मान है तो आई नॉट बाई √2 को हम इसका आरएमएस मान बोलेंगे। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस लाइन से अपर वाले पार्ट के लिए जो थोड़ा सा थिकर बना रखा है, इस वाले पार्ट को हम प्रभावी धारा बोलेंगे। प्रभावी धारा का मतलब होगा किसी भी, मैं एक बार परिभाषा बोल रहा हूँ, किसी भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए अनुनाद आवृत्ति के लिए जो अधिकतम धारा होगी उस अधिकतम धारा का आरएमएस मान से अधिक धारा को हम प्रभावी धारा बोलते हैं। मीन्स जब तक जो धारा होगी वो अधिकतम धारा के आरएमएस मान से अधिक रहेगी तब तक वो प्रभावी धारा बोली जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो ये मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। जहाँ पे धारा अधिकतम है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा इसे हम ओमेगा एल और इसे ओमेगा एच कह सकते हैं। ओमेगा एल का मतलब वो न्यूनतम आवृत्ति हो गई जहाँ तक धारा प्रभावी धारा है, और ओमेगा एच वो अधिकतम आवृत्ति है जहाँ तक धारा प्रभावी धारा या जहाँ तक धारा का परिमाण उसके अधिकतम धारा के आरएमएस मान से अधिक है। मतलब ओमेगा एल से लेकर के और ओमेगा एल के बीच की आवृत्ति के किसी भी मान के लिए जो प्रवाहित धारा होगी वो प्रभावी धारा होगी, या कह सकते हैं कि अधिकतम धारा के आरएमएस मान से अधिक होगी। अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा ओमेगा लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा बेसिकली ये प्रभावी आवृत्ति बंद होगा। आवृत्ति बंद का मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड है। ये फ्रीक्वेंसी बैंड जितनी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए परास के लिए जो धारा होगी प्रभावी धारा रहेगी। तो डेल्टा ओमेगा से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल होगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है आवृत्ति बंद का। ये तो कोणीय आवृत्ति बंद है। अगर हमें रैखिक में कैलकुलेट करना है तो हम इसे 2 पाई डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एच माइनस 2 पाई न्यू एल लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। तीनों में से 2 पाई कॉमन होने के बाद डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू एच माइनस न्यू एल हो जाएगा। तो ये रैखिक आवृत्ति बंद हो जाएगा। और आवृत्ति बंद का मतलब आवृत्ति की वो परास जिस परास के अंदर प्रवाहित धारा अधिकतम धारा के आरएमएस मान से अधिक होगी। अब प्रभावी धारा का क्या मतलब है, तो इसका प्रैक्टिकल पर्पस समझने के लिए हम यहाँ पे ये एक मैंने सेट लिया है जिसमें यहाँ पे ये एक डिश एंटीना है और ये इधर हमारा टेलीविजन है, टीवी, और ये डिश है। अब डिश एंटीना पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो सारी रीच करती हैं जो अलग अलग चैनल्स वहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो डिफरेंट चैनल डिफरेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रिलीज करते हैं। वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे पहुँच रही होंगी, लेकिन हम अपने टीवी पे रिमोट के थ्रू एक स्पेसिफिक बटन प्रेस करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक चैनल चलता है। मतलब हमने रिमोट से इस टीवी के लिए जो RLC सर्किट है, जो सीरीज RLC सर्किट है, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी बना दिया। सपोज एग्जांपल वाइज कोई मान लो 1000 मेगाहर्ट्ज पे कोई एक स्पेसिफिक चैनल A चलता है सपोज। तो जैसे ही हम
1000 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होंगी उनमें से केवल 1000 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी पे वेव्स आ रही होंगी उन्हीं की धारा प्रभावी धारा से ज़्यादा होगी। बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी की जो करंट होगी वो प्रभावी से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इस वाले सर्किट में केवल यही 1000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की करंट मूव करेगी और यहाँ पे हमें वही ए चैनल दिखाई देगा। सपोज जो बी चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी 1010 मेगाहर्ट्ज है, तो जैसे ही हम अपने रिमोट के थ्रू टीवी के आरएलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी 1010 मेगाहर्ट्ज कर देंगे तो इसके लिए मैक्सिमम करंट आ जाएगी, मतलब इसकी प्रभावी करंट यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगी। इसके लिए एक यहाँ पे आई और ओमेगा के बीच में ये डायग्राम भी बना रखा है जिसमें मैंने 3 फ्रीक्वेंसी बैंड और 3 अलग अलग चैनल्स की फ्रीक्वेंसी ले रखी, ये 1, 2 एंड 3। ये किसी एक स्पेसिफिक चैनल के लिए बैंड है जिसमें यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये न्यू आर होगा, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू R1 1 चैनल के लिए। सेकंड, ये सेकंड वाले चैनल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिसको हम यहाँ पे न्यू R2 कह सकते हैं। अब ये न्यू के रेस्पेक्ट में लिखें या ओमेगा के रेस्पेक्ट में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरा यहाँ पे ये थर्ड जो है ये न्यू R3 है। तो पहले वाले स्पेसिफिक चैनल के लिए ये दोनों इतनी जो रेंज होगी इसको हम फ्रीक्वेंसी बैंड बोलेंगे। सेकंड के लिए ये फ्रीक्वेंसी बैंड, थर्ड के लिए ये वाला फ्रीक्वेंसी बैंड आएगा। अब अगर हम अपने रिमोट से टीवी में जो फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं वो हमें एग्जैक्टली ये वाली सेट करनी रेजोनेंस के लिए, पर ये ना हो करके अगर इस रेंज के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी हमारे टेलीविज़न सेट में होगी तो इसी वाले चैनल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे उन्हीं की वजह से करंट मैक्सिमम रीच करेगी, तो हमें यही चैनल दिखाई देगा। ऐसे ही अगर ये जो दोनों लाइन्स है, ये दोनों जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच की अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देंगे टीवी के आरएलसी सर्किट पे तो हमें सेकंड चैनल, और इन दोनों लाइनों के बीच की ये जो डेल्टा न्यू 3 है, यहाँ पे ये डेल्टा न्यू 3 रेंज जो होगी इसके अंदर की कोई भी फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे तो हमें वो स्पेसिफिक चैनल दिखाई देगा। तो ये सबकी जो ऊपर वाला पार्ट है, इस वाली लाइन से ऊपर ये सबकी प्रभावी धाराएं होंगी। तो जब तक जिस चैनल के प्रभावी धारा प्रवाहित होगी तब तक वही चैनल हमें हमारी टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब हम कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं अपने टीवी सेट के लिए उसको हम समझते हैं। तो न्यू आर का जो फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC है, जिसमें L कॉइल है और इस कॉइल के लिए इंडक्टेंस हमेशा फिक्स होता है, लेकिन इसके साथ एक कैपेसिटर और एक हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ये जो कैपेसिटर है इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का ये जो गैप होगा इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और C के लिए जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट A/D है। जो हमने यहाँ पे दोनों प्लेट यूज़ कर रखी है उनका एरिया फिक्स होगा, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, पर D को हम वेरी करा सकते हैं। मतलब अगर हम D इंक्रीज कराते हैं तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी और D को डिक्रीज कराएंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो ये इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC की जगह एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसे डिसाइड करने का काम दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उससे होगा। अगर हम डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कराएंगे तो ये वाला पूरा टर्म डिक्रीज होगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो इसमें हम कैपेसिटर की डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको वेरी कराते हैं और अलग अलग चैनल्स को एक ही सेट पे या एक ही स्क्रीन पे देख पाते हैं। अगला टॉपिक है विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर, इसे हम Q फैक्टर भी बोलते हैं। तो किसी RLC परिपथ का विशेषता गुणांक प्रेरकत्व पर विभव या संधारित्र पर विभव तथा प्रतिरोध के विभव के अनुपात के समान होता है। मीन्स Q जो होगा जिसे क्वालिटी फैक्टर बोला जाएगा ये इज इक्वल टू VL/VR या फिर Q इज इक्वल टू VC/VR, क्योंकि जो विशेषता गुणांक है ये हमेशा रेजोनेंस सर्किट के लिए ही, अनुनाद RLC परिपथ के लिए ही लिया जाता है और अनुनाद की स्थिति में XL और XC बराबर होते हैं। तो न्यूमरेटर में हम चाहे
प्रेरकत्व पे विभव ले लें या फिर संधारित्र पे विभव ले लें। डिनोमिनेटर में हमें प्रतिरोध का विभव लेना है। मींस जो अनुपात है ये किसका किसका अनुपात है, विभव का। विभव या तो प्रेरकत्व पे या संधारित्र पे, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं, एंड डिवाइडेड बाई जो प्रतिरोध होगा उस पे विभव। वैल्यूज अगर पुट करें तो ये I इंटू एक्स एल डिवाइडेड बाई आई इंटू आर होगा और इधर I इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर होगा। I कैंसिल होने के बाद में एक्सएल बाई आर बचेगा, तो इसे हम इज इक्वल टू ओमेगा आर एल बाई आर ले सकते हैं और इसे हम 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी इंटू आर ले सकते हैं, जिसमें ये ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ली जाएगी। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाई आर आ रहा है, ये एक क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो सकता है। ऐसे ही क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ओमेगा आर सी, ये भी एक फॉर्मूला है। पहला वाला प्रेरकत्व के रिस्पेक्ट में और दूसरा वाला संधारित्र के रिस्पेक्ट में, संधारित्र की धारिता के रिस्पेक्ट में। अगर हम ओमेगा आर की वैल्यू पुट करें तो ये Q इज इक्वल टू ओमेगा आर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी होता है इंटू एल बाई आर। ऐसे ही इधर Q इज इक्वल टू 1 बाई आर सी, ओमेगा आर की जगह 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी हम रख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ये 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी होगा। ये क्वालिटी फैक्टर का फिर से फॉर्मूला, ये दोनों में सिमिलर है क्योंकि ये आर एल और सी के बीच में निकाला गया है। तो क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी के बराबर होता है। अब एल RLC सर्किट के लिए हमेशा फिक्स होता है और संधारित्र का मान फिक्स हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि हमें एक अनुनाद फ्रीक्वेंसी पे ही एक स्पेसिफिक चैनल देखना होता है। तो उस अनुनाद आवृत्ति के लिए C का मान और L का मान नियत हो गया, तो बचा केवल R। मतलब जो क्वालिटी फैक्टर है यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर होता है। किसी भी RLC परिपथ में प्रतिरोध जितना कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। अब इसका यहाँ पे ये ग्राफ है। ग्राफ बेसिकली हमने फिर से I और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया, चाहे ओमेगा बोलें या न्यू बोलें, और करंट कुछ इसी टाइप से वेरी करती है। यहाँ पे दो ग्राफ ले रखे हैं, एक R2 प्रतिरोध के लिए और एक R1 प्रतिरोध के लिए। जो पीक करंट होगी I नॉट, उसका फॉर्मूला E बाई R होता है। तो प्रतिरोध जितना कम होगा पीक करंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये I नॉट 2 जो है ये ज़्यादा है I नॉट 1 से, क्योंकि R2 की वैल्यू R1 से कम है। मीन्स पहले ग्राफ ये था किसी एक प्रतिरोध के लिए, जब हमने प्रतिरोध कम कर दिया RLC परिपथ का, अब वो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है जिसमें पीक करंट बढ़ जा रही है। पीक करंट ज़्यादा होगी तो RMS करंट भी ज़्यादा होगी, और इसमें RMS करंट कंपैरेटिवली कम है। दोनों के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज बना रखी है। तो डेल्टा न्यू 2 कम आ रहा है जबकि डेल्टा न्यू 1 ज़्यादा है। जो फ्रीक्वेंसी बैंड है यहाँ पे वो जब क्वालिटी फैक्टर कम है, विशेषता गुणांक जब कम है तो फ्रीक्वेंसी बैंड बड़ा है, और विशेषता गुणांक बढ़ने के साथ जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो कम हो रहा है। मतलब ये कि अगर फ्रीक्वेंसी बैंड कम होगा तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में हम उतने ही ज़्यादा यूज़र्स को यूज़ कर पाएंगे, या कह सकते हैं उतने ही ज़्यादा चैनल्स हम देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं, एक ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड है, सपोज ये 1000 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और 9000 मेगाहर्ट्ज के बीच में सपोज कर रहा हूँ मैं ये फ्रीक्वेंसी बैंड। अब अगर 1000 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड होगा तो टोटल 9 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर पाएंगे, 1000 के हिसाब से, सॉरी 8 पार्ट में ही, क्योंकि इसके बीच में टोटल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 8000 मेगाहर्ट्ज है। 9000 माइनस 1000, 8000 मेगाहर्ट्ज में 1000 मेगाहर्ट्ज के अगर फ्रीक्वेंसी बैंड बनाएंगे तो इस तरीके से हम केवल इसके अंदर 8 ही चैनल्स को स्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन अगर वही 1000 के बजाय 500 मेगाहर्ट्ज कर दिया जाए तो वो 16 हो जाएंगे। तो जितना हम फ्रीक्वेंसी बैंड कम करते चले जाएंगे इसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर उतने ज़्यादा यूज़र्स हो पाएंगे। तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ यूज़र्स भी बढ़ते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली इसके पीक से भी देखा जाता है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, इसमें पीक कम आ रहा है और इसमें पीक वहीं पे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे क्वालिटी फैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे पीक
भी इंक्रीज होता है। और क्वालिटी फैक्टर पूरे तरीके से डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रतिरोध पे। आरएलसी परिपथ में आर जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होता है। अगला टॉपिक है समांतर आरएलसी परिपथ। तो यहाँ पे हमने प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है एक एसी सोर्स के साथ में, जिसका वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो अब क्योंकि ये चारों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन तीनों पे जो विभव होगा वो यही सेम आएगा, और इन तीनों में जो अब करंट होंगी वो अलग होंगी। तो जो करंट हैं उनको हम IR, IL और IC यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, और विभव इन पे सब पे आपस में बराबर होगा। अब अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तो फेजर में जो रेफरेंस हम लेकर के चलेंगे वो वोल्टेज होगा। अगर श्रेणी क्रम होता है तो हम उस श्रेणी क्रम में सभी में धारा समान जाती है, तो वहाँ पे हम रेफरेंस हमेशा करंट को लेकर के चलते हैं, लेकिन समांतर क्रम में हम विभव को लेंगे। अब जिस डायरेक्शन में विभव है उसी सेम फेस में, उसी कला में ही आई आएगा अक्रॉस आर। जो प्रतिरोध पे धारा होगी वो उसी समान कला में होगी जिस कला में विभव है। लेकिन इंडक्टर के लिए यहाँ पे इससे जो प्रेरकत्व होगा, प्रेरकत्व में हमेशा धारा पीछे चलती है, तो प्रेरकत्व की जो धारा होगी उसको मैं पीछे की तरफ बना दूंगा, कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये है यहाँ पे IL, और जो धारा होगी संधारित्र में वो आगे चलती है, तो ये कुछ आगे की तरफ हो जाएगी। अब यहाँ पे ये IC हो जाएगा। अब इन दोनों में से IC और IL में से कोई एक ग्रेटर होगा, या तो IC ग्रेटर आएगा या फिर IL ग्रेटर होगा। तो अगर IC ग्रेटर है तो इन दोनों का जो यहाँ पे परिणामी आएगा वो कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इस दिशा में आ रहा है। और जो परिणामी होगा इसे हम IC डिफरेंस IL ले सकते हैं, IC डिफरेंस IL। अब IC डिफरेंस IL और जो यहाँ पे IR है, इन दोनों का जो परिणामी होगा ये परिणामी एक्चुअल करंट होगी, तो उसकी डायरेक्शन कुछ यूं आएगी। तो यहाँ पे जो धारा है ये धारा विभव से कुछ फाई कोण आगे चल रही है, और ये वो धारा है जो इस सर्किट में यहाँ पे इस परिपथ में प्रवाहित हो रही होगी। अब हम इस फेजर डायग्राम की हेल्प से अगर I कैलकुलेट करते हैं तो वो अंडर रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस IC डिफरेंस IL का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसमें जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होगी उस करंट का फॉर्मूला कुछ ये होगा। इसी को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हम I की जगह V बाई जेड लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V बाई आर लिखा जा सकता है, IR को प्लस V बाई एक्स सी डिफरेंस V बाई एक्स एल लिखा जा सकता है बाकी दोनों को। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इनमें से V कॉमन ले लेंगे तो हम 1 बाई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स सी डिफरेंस 1 बाई एक्स एल का होल स्क्वायर। तो ये है जो इम्पीडेंस आएगा इस परिपथ का, जो प्रतिघात होगा वो कुछ इस तरीके से, प्रतिबाधा जो प्रतिबाधा होगी या इम्पीडेंस होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जबकि यही श्रेणी क्रम में z इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर आया था, जबकि अब ये समांतर क्रम में उसी के रेसिप्रोकल फॉर्म में यहाँ पे आ पा रहा है। अगर हम इसमें tan फाई कैलकुलेट करें तो tan फाई के लिए यहाँ से देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में IC डिफरेंस IL है डिवाइडेड बाई IR हो जाएगा। ये इज इक्वल टू, इसे हम V बाई एक्स सी माइनस V बाई एस डिफरेंस V बाई एक्स एल
अपॉन में v बाई आर लिख सकते हैं। सब में से v कॉमन होने के बाद कैंसिल हो जाएगा, जिससे tan फाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स सी डिफरेंस 1 बाई एक्स एल डिवाइडेड बाई 1 बाई आर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अब रिलेशन हो गई, जबकि यही श्रेणी क्रम में जब आरएलसी को जोड़ा गया था तो एक्सेल डिफरेंस एक्सी ऊपर आया था, अपॉन में आर आया था। या फिर हम इसी को अगर थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो हम tan फाई इज इक्वल टू यहाँ से r ऊपर लाया जा सकता है और इधर 1 बाई एक्स सी डिफरेंस 1 बाई एक्सएल भी हम इसी को लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास करंट कुछ ये आएगी, इम्पीडेंस इससे कैलकुलेट होगा और यहाँ से हम फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कलांतर होगा करंट में वोल्टेज के साथ। और यहाँ पे ये जो करंट है ये वोल्टेज से फाई आगे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आईसी डोमिनेटिंग था, यहाँ पे आईसी करंट ग्रेटर थी। लेकिन अगर आई एल ग्रेटर हो जाएगी, इसी में अगर हम आई एल को ग्रेटर ले लेते हैं तो जो यही डायग्राम हमने बनाया था, जो फेजर डायग्राम था, ये इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम ग्रेटर ले लेते हैं आई एल को, तो ये कुछ फेजर डायग्राम यूं आ जाएगा, जिसमें कुल जो ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि आई एल अब यहाँ पे ग्रेटर है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ नीचे की तरफ हो जाएगा। इसको हम फिर से आई सी डिफरेंस आई एल या आई एल डिफरेंस आई सी कुछ भी ले सकते हैं, जिससे सॉल्व करने पे फाइनली जो अब रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कुछ इस टाइप से। और अब फिर से फाई ये वाला कोण हो जाएगा और कुल धारा ये हो जाएगी आई। बस चेंज केवल इतना सा आ रहा है यहाँ पे कि इस वाली स्थिति में अब जो धारा है वो फाई पीछे चल रही है। इसके अलावा जो फॉर्मूले होंगे वो सारे सिमिलर ही यूज होंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये डेरिवेशन किया, ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। तो सेम 1 बाई जेड का यही फॉर्मूला आएगा, tan फाई के लिए भी यही फॉर्मूला होगा और कुल धारा के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आई वोल्टेज से पीछे चल रही है, जबकि इस वाले केस में वोल्टेज से करंट आगे चल रही थी। तो करंट वोल्टेज से आगे तब चलेगी जब आईसी डोमिनेट करेगा, और जो यहाँ पे जो आई एल है वो जब डोमिनेट कर रहा होगा तब ये सेकंड वाली सिचुएशन आएगी। तो सेकंड वाली सिचुएशन के लिए मैं इसी के लिए सॉल्व कर रहा हूं कि आई एल की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए आई सी से, मतलब हम v बाई एक्स एल ग्रेटर लेंगे v बाई एक्स सी से, या फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स सी ग्रेटर होना चाहिए यहाँ पे एक्स एल से। मीन्स ये फेजर डायग्राम हमारे पास तब आएगा जब एक्स सी ग्रेटर होगा एक्स एल से। एक्स सी के ग्रेटर होने पे एल में प्रेरकत्व में जो करंट होगी वो डोमिनेट करेगी, और ये सिचुएशन तब आएगी जब एक्स सी छोटा होगा, एक्स सी लेस होगा एक्स एल से। मतलब सीधी सी बात है, दोनों में से जिसका भी प्रतिघात ज्यादा होगा उसमें करंट कम आएगी। तो आई सी डोमिनेट तब करेगी जब एक्सएल ग्रेटर होगा या एक्स सी कम होगा, और आई एल डोमिनेट तब करेगी जब एक्स एल की वैल्यू कम होगी। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जिसको अपन अनुनाद की स्थिति बोलते हैं, तो अगर अब हम अनुनाद देखते हैं यहाँ पे, तो फिर अनुनाद के लिए एक्स एल और एक्स सी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिससे हम करंट को आपस में बराबर कर सकते हैं। मतलब आई एल और आई सी जो होंगे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, जिससे कि इस फेजर डायग्राम में अगर ये आई सी और आई एल दोनों इक्वल हो गए तो केवल आई आर करंट ही यहाँ पे बचेगी। तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे V था, उसी डायरेक्शन में आई आर बचेगा। तो जो करंट होगी परिपथ में वो केवल प्रतिरोध की वजह से ही यहाँ पे भी प्रवाहित हो रही होगी। और ऐसी स्थिति में जो बाकी सारे फॉर्मूले होंगे एक बार हम उन्हें भी लिखते हैं। सबसे पहले ये I तो आई आर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे
एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर होने की वजह से आईसी और आईएल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आई केवल आई आर के बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई आर है। अगर अपन सेकंड वाली पोजीशन में चलते हैं 1/z में, तो इसमें ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो फिर से z जो होगा वो परिपथ में केवल r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से z इज इक्वल टू कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। और जो tan फाई की वैल्यू होगी, क्योंकि xc और xl दोनों यहाँ पे बराबर हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फाई फिर से 0 आ जाएगा। मीन्स tan फाई इज इक्वल टू 1/xl डिफरेंस 1/xc डिवाइडेड बाई 1/r है। xl और xc इक्वल हैं, जिसकी वजह से tan फाई की वैल्यू 0 और फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो करंट और वोल्टेज यहाँ पे दोनों समान दिशा में हो जाते हैं। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखते हैं। RLC परिपथ में R प्रतिरोध 10 ओम, प्रेरकत्व 20 मिली हेनरी, संधारित्र धारिता 100 माइक्रोफैरड, श्रेणी क्रम में AC स्रोत E इक्वल टू 100 sin 1000 t वोल्ट से जोड़ा जाता है, ज्ञात करें। पहला पॉइंट है परिपथ में प्रवाहित धारा तथा इसका अधिकतम व औसत मान, प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र पर विभव, धारा तथा विभव में कालांतर। सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है यहाँ पे R की वैल्यू 10 ओम दे रखी है, L 20 मिली हेनरी है, कैपेसिटेंस C 100 माइक्रोफैरड है, E की वैल्यू यहाँ पे 100 sin 1000 t दे रखा है। इससे जो वोल्टेज का EMF की जो पीक वैल्यू है वो इज इक्वल टू 100 वोल्ट हो जाएगी, और ओमेगा का मान 1000 है। अगर हम XL कैलकुलेट करें तो XL बराबर ओमेगा L होता है, जो 1000 इंटू 20 मिली हेनरी, जो कि 20 इंटू 10⁻³ होगा। सॉल्व करने पे ये 20 ओम आएगा। XC के लिए 1/ओमेगा C होगा, इक्वल टू 1/1000 इंटू कैपेसिटेंस के लिए 100 इंटू 10⁻⁻6, और सॉल्व करने पे ये 10 ओम आ जाएगा। तो प्रतिरोध 10 ओम है, XL का मान 20 और XC का मान फिर से 10 ओम दे रखा है यहाँ पे। अब जो सबसे पहला पार्ट है, इसमें हमें परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला V/Z होता है। परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी वो हमेशा RMS ली जाती है, तो V RMS अपॉन Z होगा। तो ये इज इक्वल टू V RMS अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL², XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 100 पीक वैल्यू है, तो 100/√2 हो जाएगी RMS वैल्यू, अपॉन अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई √2, और ये बाकी की जो वैल्यू आएगी ये 10√2 हो जाएगी, और सॉल्व करने पे ये 5 एम्पियर आ जाएगा। मतलब जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, जिसको हम RMS या वर्ग माध्यमूल मान लेते हैं, वो 5 एम्पियर है। अब अगर वर्ग माध्यमूल हमें पता है तो बाकी दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I RMS का जो फॉर्मूला है ये I0/√2 होता है। यहाँ से हम I0 इज इक्वल टू I RMS इंटू √2 लिख सकते हैं। I RMS 5 आया है इंटू √2, तो ये 5√2 एम्पियर पीक वैल्यू आ जाएगी। और I एवरेज के लिए हम यहाँ पे I0 अपॉन पाई टर्म यूज करते हैं। ये इज इक्वल टू 2 इंटू 5√2 डिवाइडेड बाई पाई, जिससे I एवरेज का जो मान है वो 10√2 डिवाइडेड बाई पाई एम्पियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें R, L और C पे विभव निकालना है। तो अगर प्रतिरोध पे विभव चाहिए VR, इसे हम IR लिख सकते हैं। VL को I इंटू XL लिया जा सकता है, और VC को हम I इंटू XC ले सकते हैं। I हमारे पास 5 एम्पियर आया है RMS के लिए, इंटू 10, तो
वोल्टेज एट रेजिस्टेंस जो है वो 50 वोल्ट होगी। मतलब अगर हम एक वोल्ट मीटर को प्रतिरोध पे जोड़ते हैं तो उसकी जो रीडिंग आएगी वो 50 वोल्ट होगी। ऐसे ही 5 इंटू 20 100 वोल्ट मेज़र होगा अगर हम एक्स एल पे मतलब प्रेरकत्व पे हम किसी वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे, और अगर हम संधारित्र पे लगाएंगे तो 5 इंटू 10 ये 50 वोल्ट मेज़र करेगा। तो ये इन तीनों पे वोल्टेज की आरएमएस मान आ गए हैं। हम ऐसे अगर बाकी भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, पीक और जो एवरेज वैल्यू होगी। यहाँ पे मैंने केवल आरएमएस मान निकाले हैं जो वोल्ट मीटर रीड करेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट किए जाते हैं। तीसरे वाले पार्ट में हमें निकालना है आई तथा वी के मध्य कलांतर। तो cos फाई का जो फॉर्मूला है ये r बाई जेड है, ये इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर है। r की वैल्यू 10, अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10 रूट 2, जिससे 1 बाई रूट 2 वैल्यू आ रही है cos फाई की, और फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री इन दोनों के बीच में कलांतर होगा, और एक्स एल का मान हमारे पास ज़्यादा है। एक्स एल यहाँ पे 20 है, एक्स सी जो है, एक्स सी का मान यहाँ पे 10 ओम है। तो एक्स एल के बड़े होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से एल डोमिनेट करेगा, और एल के डोमिनेट होने का मतलब है कि इसमें करंट पीछे चलेगी। तो जो कलांतर आएगा वो 45 डिग्री होगा, और करंट 45 डिग्री पीछे चलेगी वोल्टेज से। अगला क्वेश्चन है, आरएलसी परिपथ में R इक्वल टू 10 ओम, L इक्वल टू 10 मिली हेनरी एंड C इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड। श्रेणी क्रम में AC स्रोत E इक्वल टू 100 sin 1000 t वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है। ज्ञात करें परिपथ में प्रवाहित धारा तथा इसका अधिकतम व औसत मान, RLC पर विभव, I तथा V में कलांतर और Q फैक्टर। पिछले क्वेश्चन और इसमें केवल इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने L की वैल्यू 20 मिली हेनरी ली थी और यहाँ पे 10 मिली हेनरी है, और एक नया टर्म इसमें ऐड कर दिया Q फैक्टर। बाकी ये तीनों सेम पार्ट हैं, तो सिमिलर वे में ही सॉल्व होगा ये। सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो गिवन है R 10 ओम, L की वैल्यू 10 मिली हेनरी, C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, और E की वैल्यू यहाँ पे 100 sin 1000 t है। यहाँ से हम E नॉट की वैल्यू 100 वोल्ट लिख सकते हैं और ओमेगा की वैल्यू 1000 होगी। अब XL इज इक्वल टू ओमेगा L, जो कि 1000 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा, और सॉल्व करने पे ये 10 ओम आएगा, और ये पिछले वाले क्वेश्चन में ये 20 ओम था। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C है, ये इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -6। सॉल्व करने पे ये 10 ओम कैलकुलेट हो रहा है, जो पिछली बार भी 10 था। ओवरऑल 10 10 एंड 10 ये तीनों सेम है, एंड XL की वैल्यू XC के इक्वल है, तो ये अनुनाद की स्थिति होगी। केवल यही डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि XL और XC यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो ये अनुनाद की स्थिति होगी। और अनुनाद के लिए हम क्वालिटी फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए एक मैंने पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब पहले 3 पार्ट तो जैसे पिछली बार सॉल्व किया था उसी सेम वे में ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले हमें करंट कैलकुलेट करनी है, तो I इज इक्वल टू V बाई जेड, जिसे हम V बाई R लिख सकते हैं, क्योंकि Z R के ही बराबर हो जाता है अनुनाद की स्थिति में। V हमारे पास 100 बाई रूट 2 है, क्योंकि जो 100 वोल्ट यहाँ पे आया है ये पीक वैल्यू है, तो इसे हम RMS में कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन में परिपथ में प्रवाहित धारा पूछी गई है, जिसे RMS की फॉर्म में ही कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर जो रीडिंग देते हैं वो हमेशा RMS वैल्यू ही होती है। और यहाँ पे प्रवाहित धारा मतलब जो मेज़र की गई होगी, मापी गई होगी, और वो हमेशा RMS मान के ही बराबर होगी। डिवाइडेड बाई R यहाँ पे 10 है, तो सॉल्व करने पे ये 10 बाई रूट 2, जिसे हम 5 रूट 2 एम्पियर ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे RMS मान होगा। इसका हमें अधिकतम और औसत मान भी निकालना है, तो I RMS इज इक्वल टू, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये I RMS था पिछली बार, ये इज इक्वल टू
आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू होता है, जिससे आई नॉट की वैल्यू यहाँ से आई आर एम एस जो कि 5 रूट टू है इंटू रूट टू, तो ये आई नॉट इज इक्वल टू यहाँ से 10 एम्पियर होगा। और आई एवरेज की जो वैल्यू है वो 2 आई नॉट बाई पाई हो जाएगा कंप्लीट सर्कल के रेस्पेक्ट में, और ये इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई पाई जो कि 20 बाई पाई एम्पियर के इक्वल होगा। अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड वाले पार्ट में आर एल सी तीनों पे विभव निकालना है, तो इसमें वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल और वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। आई यहाँ पे 5 रूट टू आ रहा है इंटू 10, सॉल्व करने पे ये 50 रूट टू वोल्ट है, और जो टोटल वोल्टेज है वो सारी की सारी इसी रेजिस्टेंस पे ही ड्रॉप होगी। वी एल की वैल्यू आई जो कि 5 रूट टू इंटू 10 और ये भी यहाँ से 50 रूट टू वोल्ट होगा, एंड वी सी इज इक्वल टू 5 रूट टू इंटू 10, ये भी यहाँ से 50 रूट टू वोल्ट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों वोल्टेज हमेशा एक दूसरे से अपोजिट फेस में होती हैं, जिसकी वजह से जो नेट वोल्टेज है वो केवल सर्किट पे हमें 50 रूट टू के ही इक्वल मिलती है। अगला पार्ट है आई तथा वी में कलांतर, तो इसके लिए हमें cos फाई कैलकुलेट करना है। तो cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड इज इक्वल टू आर बाई आर जो कि 1 होगा, जिससे फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। वैसे भी अनुनाद परिपथ है, तो एक्सएल और एक्सी जब बराबर होंगे उस स्थिति में कलांतर हमेशा 0 ही होता है। तो करंट और विभव हमेशा सेम फेज में चलती हैं, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पे, तो फोर्थ वाले पार्ट के लिए क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, और क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ L बाई सी। सॉल्व करने पे ये 1 बाई 10 अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, और ये इज इक्वल टू यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 से ये 10 और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। ओवरऑल 10 टू द पावर +2 100 बाई 10 ये 10, ओवरऑल जो आंसर आएगा फाइनली 1 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर आ रहा है वो 1 के बराबर है। अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर V2 तथा V3 का पाठ्यांक 50 वोल्ट है। वोल्टमीटर V1 का पाठ्यांक परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रेरकत्व व संधारित्र का मान ज्ञात करिए। इसमें V2 और V3 ये दोनों की जो रीडिंग है वो 50 वोल्ट दे रखी है, मतलब प्रतिरोध पे जो वोल्टमीटर लगा रखा है वो भी 50 वोल्ट मेजर कर रहा है, और संधारित्र पे जो वोल्टमीटर लगा रखा है वो भी 50 वोल्ट मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे VL बराबर VC दे रखा है और दोनों ही 50 वोल्ट हैं, तो इसे हम I इंटू एक्सएल इज इक्वल टू I इंटू एक्स सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो धारा प्रवाहित होगी वो सेम होगी। I से I कैंसिल होने के बाद ये XL बराबर XC, मतलब ये अनुनाद की स्थिति है। तो अगर किसी RLC परिपथ में L और C इन दोनों पे वोल्टेज सेम है, या इन पे जो वोल्टमीटर लगे हैं उनका पाठ्यांक समान आ रहा है, तो ये अनुनाद की स्थिति होती है। और अनुनाद की स्थिति में क्योंकि इन दोनों पे वोल्टेज इक्वल होगी और दोनों वोल्टेज एक दूसरे से विपरीत कला में अपोजिट फेस में होती है, जिससे ये दोनों वोल्टेज कैंसिल होने के बाद जो V4 होगा इसकी रीडिंग 0 आएगी। इस V4 वोल्टमीटर को हमने कॉम्बिनेशन ऑफ L और C पे लगा रखा है, एक सिरा इधर है और जो दूसरा सिरा है वो C के आगे कनेक्टेड है, मतलब हमने इस V4 को L और C के कॉम्बिनेशन पे लगा रखा है। और अनुनाद की स्थिति में L और C के कॉम्बिनेशन पे लगा हुआ जो वोल्टमीटर होगा उसका पाठ्यांक, उसकी रीडिंग हमेशा 0 आएगी। अब हम क्वेश्चन के सारे पार्ट्स पे आ रहे हैं। सबसे पहले हमें V1 का पाठ्यांक निकालना है, तो V1 के पाठ्यांक के लिए VRMS निकालना होगा। बेसिकली जो V1 है यहाँ पे वो VRMS 1 होगा, 1 वाले वोल्टमीटर पे जो RMS मान होगा वही हमें निकालना। ये इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। VRMS इज इक्वल टू V0 बाई √2 होगा, जिसमें V0 यहाँ से इस समीकरण से हमें 100 दिख रहा है, तो ये इज इक्वल टू 100 बाई √2 जो कि सॉल्व करने पे 50 √2 वोल्ट आ जाएगा।
सेकंड वाले पार्ट में हमें परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है, तो I इज इक्वल टू हम V बाई जेड यूज कर सकते हैं, जिसमें ये V बाई आर लग जाएगा, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में Z और R आपस में बराबर होते हैं। V हमने 50√2 कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाई प्रतिरोध यहाँ पे 10 ओम दे रखा है, तो ये इज इक्वल टू 5√2 एम्पियर हो जाएगी, जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी। तीसरे वाले पार्ट में हमें संधारित्र और प्रेरकत्व का मान निकालना है, तो थर्ड वाले पार्ट के लिए VL इज इक्वल टू IXL और VC इज इक्वल टू IXC यूज करेंगे। VL का मान 50 दे रखा है, इक्वल टू 5√2 करंट आ रही है इनटू XL, और ऐसे ही VC फिर से 50 दे रखा है, I 5√2 कैलकुलेट हो रहा है इनटू XC। तो यहाँ से XL बराबर सॉल्व करने पे ये 5√2 आ जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 5√2 को सॉल्व करेंगे तो ये 5√2 आ जाएगा, और XC का मान भी यहाँ से 5√2 आ जाएगा। ये इतने ओम होंगी दोनों वैल्यूज। अब XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, जबकि XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C है, तो L इज इक्वल टू XL बाई ओमेगा और C इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा XC। जो समीकरण दे रखा है EMF का, उसमें ओमेगा की वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पे मान पुट कर दें। XL हमने 5√2 कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाई ओमेगा जो 1000 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आएगी 5√2 इंटू 10⁻³ हेनरी, या फिर हम 5√2 मिली हेनरी भी कह सकते हैं इसे। सेकंड वाले में 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू XC हमारे पास फिर से 5√2 आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये ओवरऑल संधारित्र का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक व संधारित्र का मान ज्ञात करिए। इसमें परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पियर दे रखी है, वोल्टमीटर के पाठ्यांक हमें और संधारित्र का मान निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो चीज़ें गिवन हैं, R का मान 20 ओम दे रखा है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर गिवन है, और E नॉट की वैल्यू यहाँ से 200 दे रखी है। E नॉट की वैल्यू 200 वोल्ट है, और ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ये 1000 गिवन है। ये क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन है, ओमेगा ये भी गिवन है, ओमेगा इतना कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अब VR इज इक्वल टू I इंटू R हम यूज कर सकते हैं। I की वैल्यू 5 और रेजिस्टेंस 20 है, जिससे 100 वोल्ट ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि RMS वैल्यू होगी, क्योंकि जो करंट मेजर किया गया, जो प्रवाहित धारा है 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर बेसिकली यहाँ पे RMS मान होगा, तो ये भी RMS मान ही आएगा जो 100 वोल्ट आ रहा है। तो ये पहला वाला जो वोल्ट मीटर है, इसका पाठ्यांक हो गया 100 वोल्ट। इसमें हम इसको V1 और इसको V2 नाम दे देते हैं, तो V1 की जो रीडिंग है वो 100 वोल्ट हो जा रही है यहाँ से। अब जो कुल विभव होगा V इज इक्वल टू वो √VR² प्लस VC² लिया जा सकता है, या फिर कुल विभव यहाँ पे दे रखा है 200, तो 200 यहाँ पे पीक वैल्यू है, तो 200 डिवाइडेड बाई √2 ये RMS मान हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर VR जो कि 100 आया है, तो ये 100 का स्क्वायर प्लस VC² हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये इज इक्वल टू 100√2 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस VC²। VC² की वैल्यू यहाँ से 240 है, यहाँ पे माइनस 10,000, और ये वैल्यू टोटल 10,000 आ जाएगी। ये VC² है, तो VC इज इक्वल टू 100 वोल्ट हो जाएगा। तो RMS मान जो संधारित्र पे आएगा वो 100 वोल्ट होगा, तो जो V2 की रीडिंग होगी वो 100 वोल्ट है यहाँ पे। एंड संधारित्र का मान भी हमें निकालना है, तो उसके लिए हम फिर से
C इज इक्वल टू I इंटू एक्स सी ले सकते हैं। VC यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहा है, ये इज इक्वल टू I जो कि करंट हमने 5 एम्पियर ले रखी है इंटू एक्स सी, जिसे हम 1/ओमेगा जो कि 1000 है इंटू सी ले सकते हैं। तो सॉल्व करने पे C इज इक्वल टू 1/200 इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारे पास संधारित्र का मान होगा।